जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल है साथियों जो हूबहू आपकी परीक्षा में साथियों फंसेंगे। आप इतने दिन से साथियों पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो इन 20 प्रश्नों में से कितने का उत्तर सही सही जवाब दे पाते हैं? यदि आप इन 20 में से 15 प्रश्नों का सही जवाब दिया तो साथियों एसएससी जीडी 2025 में आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। पहला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है साथियों पहला प्रश्न? इसके पहले 20 प्रश्न रीजनिंग के थे, वो मैंने करा दिए हैं आपको। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 53। तो साथियों देखिए, घुमा दिया ना। अब सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 ए, जबकि वो ऑप्शन में ही नहीं है। वो साथियों कहां पर है, कैसे यूज होता, हम अभी आपको बतलाएंगे। तो देखिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 साथियों होगा इसका। तो देखिए 21 ए जो क्या है साथियों, ये जो 21 ए है, ये 21 ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, 6 से 14। और यहाँ पर बात कहा गया 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, ये साथियों अनुच्छेद 45 में है। और ये साथियों भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है, जिसमें साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी शामिल हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है साथियों। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है कि ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है साथियों? ओलिवर ट्विस्ट के उपन्यास के लेखक साथियों चार्ल्स डिकेंस हैं। कौन? चार्ल्स डिकेंस साथियों ओलिवर ट्विस्ट के लेखक हैं साथियों। जबकि साथियों हम बता दें थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी ने लिखा है टेस ऑफ दी उर्बर विल्स, टेस ऑफ दी उर्बल विल्स लिखा है। और साथियों E.M. फोरेस्टर ने क्या लिखा? द पैसेज टू इंडिया, द पैसेज टू इंडिया लिखा है। इन्होंने लिखा द पैसेज, द पैसेज, पैसेज टू इंडिया, टू इंडिया लिखा है साथियों इन्होंने। किसने? द E.M. फोरेस्टर ने लिखा है द पैसेज टू इंडिया। देखते हैं अगला प्रश्न। ये साथियों ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये इजी प्रश्न है साथियों, ये इजी प्रश्न है, ये तो बन सकता है। पोटेशियम का रासायनिक सूत्र साथियों के होता है क्या? के होता है इसका प्रतीक। जबकि ये पी साथियों होता है फास्फोरस का। किसका ये होता है? ये होता है फास्फोरस का। ये हो जाएगा फास्फोरस। और ये कैल्शियम का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? कैल्शियम का हो जाएगा। ये कैल्शियम का हो जाएगा। और ये किसका? ये लिथियम का हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। कहता है पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी है? इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट, कराची। तो साथियों पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बने हुए फुटबॉल के लिए साथियों विश्व में अग्रणी है? तो ये साथियों कौन अग्रणी है? सियालकोट जो है ये अग्रणी है। जबकि इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान की राजधानी है। ये पाक की राजधानी है, पाक की राजधानी है, ये जानते होंगे आप लोग। देखते हैं अगला प्रश्न। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। ये रहा 25 नंबर प्रश्न। क्या कहता है? कहता है कि वैदिक कालीन चतुरा आश्रम व्यवस्था के अनुसार
पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया? तो साथियों देखिए, मनुस्मृति के अनुसार 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया। वो कौन कौन से 4 आश्रम? एक सन्यास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ। लेकिन प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि पारिवारिक अवधि के समय, जब आप पारिवारिक अवधि में हैं तो आपको गृहस्थ के अंतर्गत आएंगे। आप किसके अंतर्गत? गृहस्थ के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान है? तो पारिवारिक अवधि के लिए गृहस्थ का साथियों प्रावधान है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। कहता है कि अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितनी न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता है? 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, 130 से 155 सेंटीमीटर, 30 से 45 सेंटीमीटर। तो साथियों मूंगफली की खेती के लिए साथियों 50 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 से 125 सेंटीमीटर सही तो बता रहे। ऑप्शन ए जो दिया एकदम राइट। और साथियों मूंगफली की खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच मान है, पीएच मान जो है वह 6 से 7 होना चाहिए। 6 से 7 होना चाहिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी मूंगफली की खेती के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? गुरु अर्जुन दास, गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास, गुरु अंगद। तो साथियों बात करें सिख संप्रदाय के, तो साथियों सिख धर्म के संस्थापक तो गुरु नानक देव थे और वही प्रथम गुरु थे। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। बात करें गुरु अर्जुन जी की, गुरु अर्जुन जी तो ये 5वें गुरुदेव थे। कौन? 5वें, ये 5वें थे। और गुरु हरगोविंद की बात करें, गुरु हरगोविंद तो ये छठे थे। और गुरु अंगद ये दूसरे थे। और गुरु रामदास कौन थे? गुरु रामदास चौथे थे। अब हमसे कौन पूछा है? हमसे पूछा है छठे गुरु। तो छठे गुरु कौन? गुरु हरगोविंद, ये छठे नंबर के थे। और प्रथम साथियों कौन था? प्रथम फर्स्ट गुरु जी थे तो वो थे गुरु नानक देव। ये कौन नहीं जानता? ये सभी लोग जानते। वो सिख धर्म के संस्थापक भी थे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और ये सभी जिस नंबर के हैं वो मैंने बता दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो साथियों ये जो आदि पर्वत है इसको कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। शिव जी कैलाश पर्वत, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में है साथियों। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक पर्वत है जो साथियों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि उत्पादन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? तो साथियों आठ विभिन्न उद्योगों का साथियों आकलन करता है। 8 विभिन्न उद्योगों का आकलन करता है। कहिए तो उद्योगों के नाम भी बतला दूं। पहला हो जाता कृषि और वानिकी और मत्स्य पालन, दूसरा हो जाता खनन, तीसरा हो जाता विनिर्माण और उत्पादन, चौथा हो जाता बिजली गैस पानी, पांचवा हो जाता है न्यू निर्माण मतलब कि कोई चीज नए तरीके से निर्माण, छठा हो जाता है होटल परिवहन संचार, सातवां हो जाता है बीमा व्यावसायिक सेवाएं और वित्त संबंधी सेवा, और आठवां हो जाता है साथियों समुदाय और सामाजिक सेवाएं। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 8 विभिन्न उद्योगों का आकलन करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। क्या कहता है? कहता है चैतन्य
जिन्हें श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, वो साथियों कहाँ के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। ये साथियों नादिया के थे। ये नादिया कहाँ है साथियों? ये एक साथियों पश्चिम बंगाल का जिला है। ये पश्चिम बंगाल का साथियों एक जिला है। पश्चिम बंगाल का एक जिला है जिसका नाम नादिया है। और नादिया जिले के साथियों चैतन्य जी जो थे वो वैष्णव और संत और सुधारक थे। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए ये रहा। क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु। तो साथियों देखिए कौन साथियों जो है इसमें से खिलाड़ी है वो बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। साइना नेहवाल बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और श्रीकांत किदाम्बी ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी, पीवी सिंधु ये भी बैडमिंटन की खिलाड़ी, सानिया मिर्जा साथियों नहीं है। सानिया मिर्जा साथियों ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। किसकी हैं? ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। वो भी भारत की ही हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। तो साथियों कौन हो जाता है? ऑप्शन सी सानिया मिर्जा जो है ये बैडमिंटन नहीं, ये टेनिस की खिलाड़ी है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा। क्या कहता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज किस परियोजना का एक हिस्सा है साथियों? किस परियोजना का एक हिस्सा है? शुभमाला और भारतमाला, सागरमाला, दीपमाला। तो साथियों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्या? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इसकी साथियों घोषणा 31 जुलाई कब? 31 जुलाई 31 जुलाई 2000 31 जुलाई 2015 को की गई थी। किसकी साथियों? किसकी? भारतमाला परियोजना की घोषणा 31 जुलाई 2015 को की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है? ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग जिसमें से लाल, नीला, हरा, पीला और साथियों क्या होता है? और साथियों होता है काला। और क्या होता है? काला। काला कहां पर है? ऑप्शन सी में है। कहिए तो मैं आपको दिखला दूं सर्च करके। कहिए तो हम आपको दर्शा दें सर्च करके साथियों दर्शा दें। लेकिन साथियों फिर अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी यदि हम आपको दिखलाएंगे। आप लेकिन जानते हैं। कहिए चलो हम ऐसे आपको दर्शाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? दर्शाने की कोशिश। इसको आप लोग नीला समझिएगा, फिरोजी मत समझिएगा। ये रहा नीला। अब यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। कहाँ पर काला? ये थोड़ा मिस्टेक है हमको, ये थोड़ा मिस्टेक है। तो हम मिस्टेक अभी आपका दूर किए देते हैं। ये मिस्टेक अभी आपको हम दूर किए देते हैं। तुरंत सर्च करके हम बता देते हैं। तुरंत सर्च करके आपको हम बता देते हैं साथियों। तुरंत सर्च कर आपको हम बता देते हैं कैसे का सिस्टम होगा। तो देखिए वो जो ओलंपिक रिंग होगा वो कैसा होगा? वो साथियों ऐसा होगा। कैसा होगा? ये रहा फोटो। ये रहा फोटो। ऐसा होगा साथियों। कैसा होगा? ये रहा देखिए ऐसा होगा। ओलंपिक जो वो होगा ये देखिए ऐसा होगा साथियों। ओलंपिक रिंग जो होंगे ऐसे होंगे साथियों। ये देखिए अब इसमें कौन कौन से कलर से हैं। ये हो गया नीला, पीला, हरा, लाल, ये हो गया काला। समझ गए ना साथियों? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सभी हम हटाते हैं इसको। इसको सभी को हटाते हैं। ये रहा साथियों अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है? कहता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 में 21 का अर्थ क्या होता है? 21 मतलब 21 महीने, 21 आधिकारिक वार्ताएं, 21वीं सदी, 21 राष्ट्र।
तो साथियों इसमें एजेंडा 21 में 21 का अर्थ होता है 21वीं सदी। 21वीं सदी साथियों आपको सीधा सा अर्थ बता दें, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि साथियों 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो में हुआ था। कहां पर? रियो डी जनेरियो। देखिए ऐसे लिखा होता है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में हुआ था साथियों। ठीक हुआ था। अब साथियों उसमें 21वीं सदी के यानी भविष्य में 21वीं सदी के विषय में सोचकर साथियों संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए कि 21वीं सदी में साथियों फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, इस पर साथियों वार्तालाप की गई। तो इसीलिए एजेंडा 21 का मतलब 21वीं सदी होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? ये साथियों 1950 को अपनाया गया। कब? 1950 को अपनाया गया 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और आप तो जानते हैं साथियों, ये हमको बताने की जरूरत नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में रचित जन गण मन को हिंदी के संस्करण को संविधान में उन्होंने रचा था बांग्ला भाषा में, लेकिन उसके हिंदी वर्जन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया, जिसको गाने की अवधि 52 सेकेंड है। कितनी? 52 सेकेंड है साथियों। ये तो आप सभी बात जानते थे, लेकिन ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये शायद नहीं जानते थे तो जान गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। कहता है कि धौलागिरी कहां पर स्थित है या किस देश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है? कुमाऊं, भूटान, गढ़वाल, नेपाल। तो साथियों धौलागिरी जो है ये नेपाल में स्थित एक हिमालय की चोटी है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा साथियों। क्या होगा? ऑप्शन डी सही जवाब होगा। और धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। 81,867 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। किस स्थान में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन? किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। रामपुर, पुनम्परा, करुमादि, फैजपुर। तो साथियों फैजपुर, कहां पर? फैजपुर। फैजपुर में हुआ साथियों अधिवेशन, जो कि कांग्रेस अधिवेशन था। आप साथियों कहेंगे ये फैजपुर कहाँ है? ये साथियों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में साथियों है। पश्चिम बंगाल में है। फैजपुर पश्चिम बंगाल में है। तो साथियों फैजपुर पश्चिम बंगाल के फैजपुर में संपन्न हुए कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की वारली चित्रकला ये साथियों महाराष्ट्र के कहां के? महाराष्ट्र के वारली जनजाति के द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। तो कहां की बताया मैंने? महाराष्ट्र की। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये था 38 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न देखिए। तो साथियों 39 नंबर कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? तो साथियों कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। तो देखिए साथियों सबसे पहली बात हमको नहीं पता कि परमाणु द्रव्यमान किसका अधिक है, लेकिन हमको ये पता है कि परमाणु क्रमांक कितना है। ये साथियों आता है 12 नंबर पर आवर्त सारणी में। और ये आता है क्लोरीन जो है ये 17 नंबर पर। और ये आता है 16 नंबर पर। और ये आता है 20 नंबर पर। ये बात मान लिया हमको पता।
तो परमाणु द्रव्यमान उसका ही अधिक होगा जिसका परमाणु क्रमांक अधिक होगा। तो कौन है साथियों? कैल्शियम है। कैल्शियम कैल्शियम ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका ही 40 लगभग होता है, लगभग 40 होता है परमाणु द्रव्यमान। इसका ही सबसे अधिक हो जाता है और इसका लगभग 24 होता है, 24। और इसका लगभग 35 होता है, 35 पॉइंट कुछ होता है, 35.5 के आसपास। और 16 का 32 होता है, 16 का 32। तो किसका ज्यादा है? कैल्शियम का ज्यादा हो जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है? धर्मशाला, कटक, जयपुर, भोपाल। साथियों जिसको पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। साथियों गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर राजस्थान की चार दीवारी को साथियों यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है साथियों। अब साथियों आपको हम बता दें जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में की गई थी। अब किसने की? राजा सवाई मानसिंह ने। किसने करी? राजा सवाई मानसिंह ने। राजा सवाई मानसिंह ने करी थी, मानसिंह ने करी थी स्थापना इसकी। तो देखते हैं साथियों, ये थे कुछ 20 प्रश्न साथियों जो एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। और साथियों आपके इसमें इन 20 प्रश्नों में से कितने सही रहे ये कमेंट करके बताना। 20 में से आपके कितने सही रहे वो कमेंट में हमको जरूर बताएं। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कितने सही कर पाए। और चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथियों आपसे एक बात हम करना चाहते हैं कि जिसका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है साथियों 2 फरवरी को साथियों हम लाइव लेकर आ रहे हैं हिंदी की संपूर्ण क्लास। उसके बाद साथियों कुछ भी नहीं देखना आपको साथियों, जितना भी प्रश्न बनेगा उसी वीडियो से बनेगा। हम वादा करते हैं कि साथियों कुछ प्रश्नों का वायदा नहीं कर सकते लेकिन वह आपके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। और 7 बजे शाम 7 बजे लेकर आ रहे हैं संपूर्ण हिंदी की लाइव क्लास। उसमें साथियों चैप्टर वाइज होगा, साथियों चैप्टर वाइज होगा। जुड़िए, जुड़ना ना भूले साथियों। आपसे वायदा है कि यदि उस क्लास को देख लेते हैं तो आपके हिंदी में 20 में से 19 नंबर कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।